नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे आरपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर 2011 के सॉल्यूशंस के बारे में और ये है हमारी क्लास नंबर 6। साथियों, आपको पता है फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम 15-15 क्वेश्चंस के सेट में विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम की डेट के बारे में आपको आइडिया है। कई बार आपको लगता है कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का इतना बड़ा सिलेबस आप अब कवर नहीं कर पाएंगे। अब बचे हुए शेष 3 महीने में भी अब तक आपने सिस्टमेटिक नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि अब मैं फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी को बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहता हूं, तो अब भी समय है, 3 महीने हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, द HG कॉन्सेप्ट टाइप कीजिए और इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और 3 महीनों में फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए बेहतरीन तैयारी का अब भी आपके पास मौका है। सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में तैयार स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल होगा। जो स्टूडेंट पहले जुड़ चुके हैं उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी क्लास नंबर 6। देखिए, यह है पहला क्वेश्चन। और क्या है पहला क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पर है। बायरेडियल एनिमल विच बियर्स लेसोसेल। द्विअरीय प्राणी जिनमें लेसो कोशिकाएं पाई जाती है। इसके एक्सप्लेनेशन में आपको एक चीज तो ये याद रखनी है कि ये सी एनिमोन ये भी बाइरेडियल है, लेकिन ये फाइलम सिलेंट्रेटा में आता है। और ये जिस कोशिका की बात कर रहा है, लेसो कोशिका, ये किससे संबंधित है? टीनोफोरा से। बात को समझना। देखिए, आप बायरेडियल सिमेट्री और लेसोसेल दोनों होना चाहिए। अब ऑप्शन पर देखिए, हाइड्रा सिलेंट्रेटा में आएगा। हाइड्रा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ये बाइरेडियल पूछ रहा है, तो हाइड्रा तो ऑप्शन नहीं है। सी एनिमोन इसलिए नहीं है कि इसमें सिमेट्री तो बाइरेडियल है, लेकिन ये सिलेंट्रेटा का है और लेसोसेल टीनोफोरा में पाई जाती है। तो आंसर ए बैरोई और सी टीनोप्लाना हुआ। ए और सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हुआ। तो बायरेडियल और लेसोसेल किससे संबंधित है? टीनोफोरा से संबंधित है। आराम से देखिए। देखिए, थोड़ी सी जानकारी आपको याद रखना है टीनोफोरा से संबंधित। पहली जानकारी तो यही है कि ये जो लेसोसेल है, इसका काम क्या है? ये शिकार को पकड़ने में मदद करती है। देखिए, शिकार को पकड़ने में हेल्प करेगी। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। टीनोफोरा के जीवों में जो लार्वा होता है, उस लार्वा का नाम है सीडीपीड लार्वा। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और टीनोफोरा की दो क्लास है, एक है न्यूडा और दूसरी है टेंटाकुलेटा। न्यूडा के अंदर सम्मिलित किया जाता है बेरोई को और टेंटाकुलेटा के अंदर सम्मिलित किया जाता है टीनोप्लाना को। देख लीजिए आप। और इसी टेंटाकुलेटा में टीनोप्लाना के अलावा प्लूरोब्रैंकिया
और एक और एनिमल आता है यूक्लोरुबा। यूक्लोरुबा, देखिए ध्यान से। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ सॉल्व कर लिया है, आराम से देखिए आप। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है? बक्कल डाइवर्टिकुलम एंड प्रोबोसिस ग्लैंड आर फाउंड इन। फिर से दो स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, बक्कल डाइवर्टिकुलम और प्रोबोसिस ग्लैंड। बक्कल डाइवर्टिकुलम जो है ये किससे संबंधित है? एक्सक्रेशन से। देखो, बक्कल डाइवर्टिकुलम और प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रेशन से संबंधित है, और बक्कल डाइवर्टिकुलम एक स्ट्रक्चर है, और ये दोनों किससे संबंधित है? हेमिकोर्डेटा से। ये आपको याद रखना है, हेमिकोर्डेटा। तो देखिए, और हेमिकोर्डेटा में आता है बेलेनोग्लोसस, तो आंसर कौन सा हो गया? 3। देखिए, क्लियर है? आइए देखिए ध्यान से, आराम से समझिए इस क्वेश्चन को। बक्कल डाइवर्टिकुलम और प्रोबोसिस ग्लैंड बेलेनोग्लोसस से संबंधित है। अब आपको थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए हेमिकोर्डेटा के बारे में। हेमिकोर्डेटा, पहली जानकारी तो यही कि ये नॉन कोऑर्डेट और कोऑर्डेट्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है। उसके अलावा हेमिकोर्डेटा के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि इनका शरीर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में विभाजित होगा। 3 पार्ट है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। और इस प्रोबोसिस के डोर्सल पार्ट में एक स्ट्रक्चर होगी जिसे कहा जाएगा बक्कल डाइवर्टिकुलम। कौन से भाग में होती है? प्रोबोसिस में। और इसी में एक्सक्रीशन से संबंधित एक ग्लैंड है, उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ग्रंथि है प्रोबोसिस ग्लैंड। और इसी हेमिकोर्डेटा का एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस। आराम से देखिए। चलिए आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे देखिए आप। क्या क्वेश्चन है? आसान सा क्वेश्चन है। ट्रू प्लेसेंटा, ट्रू प्लेसेंटा इज फाउंड इन। तो ट्रू प्लेसेंटा के बारे में अगर बात करें तो आपको पता है कि प्लेसेंटा से संबंधित बातें मैमल्स के लिए होगी, और मैमल्स को 2 सब क्लास में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया और थीरिया। और थीरिया को 2 इंफ्रा क्लास में बांटा गया है,
मेटाथीरिया और यूथीरिया। और अगर बात करें ट्रू प्लेसेंटा की, तो ट्रू प्लेसेंटा इंफ्रा क्लास यूथीरिया में पाया जाएगा, ओनली यूथीरिया। और ये जो प्लेसेंटा है, ये तीन चीजों के लिए जिम्मेदार होगा: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन। ये तीनों चीजों में मदद करेगा किसकी? एम्ब्रियो की। देख लीजिए, आराम से देखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आसान सा क्वेश्चन। विच स्टिमुलेट मिल्क सिक्रेशन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स आफ्टर पार्चुरेशन। शिशु जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रवण को कौन प्रेरित करेगा? तो जवाब है प्रोलैक्टिन। साथियों याद रखें, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिल्क फॉर्मेशन या मिल्क सिक्रेशन, तो जवाब है प्रोलैक्टिन। लेकिन बात की जाए मिल्क इजेक्शन की, तब जवाब होगा ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होगा, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन ये हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी जो गैंग्लिया है उनसे स्रावित होता है, और इसका स्टोरेज पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। इसे मिल्क इंजेक्शन हार्मोन कहा जाता है। तो सही जवाब प्रोलैक्टिन। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रेट ऑफ क्लीवेज 1 अमाउंट ऑफ योग। एक नियम है, विदलन की दर योग की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये नियम आपको सीधा याद रखना चाहिए, और यह है बाल्पोर का नियम। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कंसर्न विद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों के नामकरण से संबंधित कौन है? और आरपीएससी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब माना है बोथ ए एंड बी। व्हिटेकर और स्ट्रिकलैंड दोनों किससे संबंधित है? जीवों के नामकरण से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसे। मैच द चूज द करेक्ट, सुमेलित करना है। आराम से देखिए, पक्षी, पक्षियों में केवल एक अंडाशय होता है, वो भी कौन सा वाला? लेफ्ट वाला। और इसीलिए पक्षियों की इस अवस्था को कहा जाता है मोनोडेल्फिक स्टेज। ध्यान से देखिए आप, स्तनियों के बारे में है कि इनके अंदर कार्पस कैलोजम पाया जाता है। एम्फीबियन के बारे में है कि इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है।
और एलेस्मोब्रेंकाई या कार्टिलेजिनस फिश के बारे में है, इनका उपास्थि का अंतःकंकाल होता है। और उपास्थि मछलियों के बारे में एक जानकारी आप और याद रख लें जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उपास्थि मछलियों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब मिला लीजिए, ए के साथ सी, ए के साथ सी, बी के साथ डी, सी के साथ बी और डी के साथ ए। एक बार में ही क्लियरिटी के साथ आंसर आ गया है, देख लीजिए। चलिए एक एक क्वेश्चन और उससे संबंधित सटीक जानकारी, और जहां पर जरूरतों की बेवजह उलझाने की आवश्यकता नहीं है तो केवल उस क्वेश्चन का सही आंसर। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, ध्यान से देखिए इसे। देखिए, आपको पता है फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, इसे 3 सब फाइलम में बांटा जाता है। यूरोकॉर्डेटा, सीफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ये 3 सब फाइलम है। देखिए, अब जो यूरोकॉर्डेटा है, इसकी क्लास है एसिडेशिया, और इस एसिडेशिया में एक जीव आता है जिसे कहा जाता है हर्डमानिया, और हर्डमानिया को सी स्क्विड या समुद्री आलू भी कहा जाता है। और इस हर्डमानिया में क्या होगा, अगर इसके लार्वा और इसके एडल्ट की बात करें तो लार्वा वेल डेवलप्ड दिखाई देता है और एडल्ट लेस डेवलप्ड दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि लार्वा ज्यादा डेवलप्ड था, और लार्वा से एडल्ट में बदलने को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। लेकिन इसमें ऐसा लगा जैसे उल्टा हो गया, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर लेस डेवलप्ड में बदल गई, इसलिए इसका नाम रखा गया रेट्रोग्रेसिव या प्रतिगामी कायांतरण। और ये किसमें होता है, यूरोकोर्डेटा में। हर्डमानिया की जो है ये जल को फव्वारे के रूप में बाहर भेजता है, इसलिए इसे सी स्क्वेड कहा जाता है। आराम से देखिए आप। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए से। द करेक्ट फॉर अमीबा जूट्रोपिक, लैंटिक, लैंटिक का मतलब है जो फ्रेश वाटर में पाया जाए, और वो फ्रेश वाटर भी स्थिर हो, एक जगह हो, बहता हुआ नहीं हो, स्टेबल, स्टेबल फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले को लैंटिक कहा जाएगा। और एसेलुलर, प्रोटोजोआ के जीव एसेलुलर ही है। देखो पहली बात तो यह है कि अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ में आता है, और प्रोटोजोआ को आप पढ़ते हैं प्रोटिस्टा में या एनिमेलिया में पढ़ सकते हैं, लेकिन मोनेरा में तो नहीं पढ़ेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन देखते समय आपको केवल ये चीज पता हो कि अमीबा मोनेरा में तो नहीं आता, तो भी देखिए
इस ऑप्शन में डी है, इस ऑप्शन में डी है, इस ऑप्शन में डी है। आंसर ए बी सी। अमीबा जूट्रोपिक है, लेंटिक है और एसेलुलर है। आराम से सोल्व हो गया। एग्जाम में भी साथियों यही अप्रोच ध्यान में रखनी है। कई बार आप क्वेश्चन देख के उसके ऑप्शन देख के बेकार में ही परेशान हो जाते हैं। एक छोटा सा हिंट, बिल्कुल सी सरल बात टफ से टफ क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बना देगी। लेकिन ऐसा दिमाग कब चलेगा जब आप बिल्कुल स्टेबल होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने बहुत क्लियरिटी के साथ पढ़ रखे हैं, तब ही दिमाग स्थिर रहेगा। एग्जाम से पहले कितने ही प्रवचन सुन ले कि एग्जाम को स्थिर रखना है, दिमाग को स्थिर रखना है, विचलित नहीं होना है, लेकिन अगर स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपको नहीं आए तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बायोलॉजी के लिए अगर आपको बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, अभी भी समय है, सफिशियंट अमाउंट में स्टडी मटेरियल है। द HG कॉन्सेप्ट, इस ऐप को इंस्टॉल करो और आज ही फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी शुरू करो। देखिए अगला है द रिलेशन बिटवीन शार्क एंड पायलट फिश, और ये है कॉमनसेलिज्म या सहभोजिता। पायलट फिश और शार्क के बीच, नेक्रेटिस के बीच जो रिलेशन है वो सहभोजिता है, कॉमनसेलिज्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, द कोज ऑफ मिनामाटा डिजीज। मिनामाटा रोग का कारण है HG की अधिकता, एक्सेस ऑफ HG। जल में मरकरी की अधिकता हो जाती है, इस कारण से मिनामाटा रोग होता है। और इस HG से ही बना है द HG कॉन्सेप्ट। और क्या है HG? तो आपको कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी पर जाना है और वहां पर एक वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा द HG कॉन्सेप्ट, जिसमें HG क्या है बिल्कुल क्लियरिटी के साथ इंट्रोडक्शन है। उस वीडियो को आप देखिए, HG से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हेमराज गुर्जर, यही है HG, और इसको जोड़कर बायोलॉजी के साथ कॉन्सेप्ट, और इसी से नाम बना है द HG कॉन्सेप्ट। और HG के बारे में जानकारी तो कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक वीडियो है, HG कॉन्सेप्ट आप टाइप करेंगे और इंट्रोडक्शन, तो पूरा वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा और HG से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो HG की अधिकता आपको याद रखना है। चलिए देखिए, कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं। HG मरकरी, देखो दुनिया में जितनी भी मेटल है वो सारी की सारी या तो सॉलिड है या गैस है, लेकिन एकमात्र ऐसी मेटल है जो लिक्विड अवस्था में है, वो HG है। और इस HG के आगे अगर HG लग जाए तो ये ब्लड प्रेशर की यूनिट हो जाती है 120/80 mmHg। और इस HG के आगे S और लग जाए, सर और लग जाए, तो ये एक अयस्क हो जाता है मरकरी का, जिसे कहा जाता है सिनेबार। ऐसे ही HG से जुड़ी हुई इसकी अधिकता के कारण जापान के लोगों में एक डिजीज हो जाती है मिनामाटा रोग। और HG के ऐसे ही कॉन्सेप्ट को देखने के लिए मैंने आपको वीडियो बताया है,
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे वो वीडियो भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए, द परसेंटेज ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसका प्रतिशत कितना है? 80 से 90%। देखिए, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन, स्टोमेटा द्वारा कितना है? 80 से 90%। 80 से 90% स्टोमेटा द्वारा, क्यूटिकल द्वारा, क्यूटिकुलर 8 से 10%। और एक है लेंटी सेल, और लेंटी सेल में 1% से भी कम ट्रांसपीरेशन होगा। ये डाटा आपको याद रखना चाहिए। लेंटी सेल का मतलब है वात रंध्र द्वारा। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल फॉर प्योर वाटर, शुद्ध जल के लिए वाटर पोटेंशियल साइन डब्ल्यू और ऑस्मोटिक पोटेंशियल पाई, दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 0। ऑप्शन नंबर सेकंड, याद रखना आपको, ये सीधा याद रखना। प्लांट फिजियोलॉजी की क्लास में ये 0 कैसे होते हैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मैंने आपको बता रखा है। आइए, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, बीज और भ्रूण पोष, ये याद रखना है। सीड और एंडोस्पर्म, ये नारियल का खाने योग्य भाग है। क्लियर है बात? देखिए, और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, अंड जनन में निर्मित ध्रुवकाय या पोलर बॉडी, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? ये देखिए, देखिए आपको एक टर्म पता है, ऊजेनेसिस, अंड जनन। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली है, फर्स्ट जो है उसे कहेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी है ग्रोथ फेज, और तीसरी है मैचुरेशन फेज। इन तीनों अवस्थाओं में अंडे का निर्माण होता है और इसी क्रम में अवस्थाएं होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अंडाशय की जो वाल्व है उसमें प्राइमोडियल जर्म सेल होती है, प्राइमोडियल जर्म सेल, पीजीसी, और इसकी सेल को कहा जाएगा जर्म सेल, और ये 2n होती है। और इस जर्म सेल में मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणन। देखिए, मल्टीप्लिकेशन होगा और ऊगोनिया बनेंगे, और ये ऊगोनिया भी 2n होंगे। और इसके बाद ऊगोनिया में ग्रोथ होगी, ग्रोथ फेज के द्वारा ये ऊगोनिया किस में बदल जाएंगे?
प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte, और वैसे देखा जाए तो ग्रोथ फेज सबसे लंबी होती है। क्लियर है? जनरली जो मैमल्स हैं उनमें ग्रोथ फेज सबसे लंबी होगी, सबसे लार्जेस्ट होगी, लेकिन इंसान के अंदर ग्रोथ फेज नहीं होकर मैचुरेशन फेज ज्यादा लंबी होती है। तो ह्यूमन के अंदर कौन सी फेज ज्यादा लंबी होगी? मैचुरेशन फेज। तो प्राइमरी oocyte जो होगा उसमें मियोसिस फर्स्ट होगा और एक सेकेंडरी oocyte बनेगी और एक पोलर बॉडी, ध्रुवीय काय, और एक सेकेंडरी oocyte। देख लीजिए आप, सेकेंडरी oocyte। अब ये पूछ रहा है कि पोलर बॉडी कैसी होगी, तो ये इसका जवाब तो हो गया। और ये सेकेंडरी oocyte तब तक रहेगा जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, निषेचन नहीं हो जाता, तब तक। और ये उगोनिया बन जाते हैं जो मादा है उसके पैदा होने से पहले। तो oogenesis बहुत लंबा प्रोसेस है। तो सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन जब करेगा फिर आगे ओवा बनाएगा, और फिर ये सेकेंडरी oocyte क्या बनाएगा? एक पोलर बॉडी और एक बनाएगा ओवा, और ये पोलर बॉडी डिवाइड होकर फिर से दो पोलर बॉडी, तो तीन तो पोलर बॉडी बन जाएगी और एक बनेगा ओवा। सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकंड अवस्था में अरेस्ट होता है। क्लियर है बात? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि oogenesis के तीन स्टेप, सबसे बड़ा ग्रोथ फेज, लेकिन ह्यूमन में मैचुरेशन फेज, और प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी में, पोलर बॉडी से फिर से दो पोलर बॉडी, और सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना देगा? ओवम और पोलर बॉडी। देख लीजिए आप। आराम से देखिए। तो ये था 2011 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके 15 क्वेश्चन। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और रिवाइज करेंगे। और अब भी आप कंफ्यूजन में हैं कि कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो 3 महीने का समय है। सिलेबस जो आपको लंबा दिखाई दे रहा है वो लंबा नहीं है, गोल है। एक यूनिट को बहुत तगड़े तरीके से देखेंगे तो बहुत सारी यूनिट आपस में कंपाइल होगी, और अब भी सिलेबस को अच्छे से पढ़ा जा सकता है और सिलेक्शन लिया जा सकता है। जुड़िए द HG कॉन्सेप्ट के साथ और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की बेहतरीन तैयारी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।